हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर के आए हैं जो कि अगेन आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट के जो प्रीवियस हम कुछ वीडियोस कर रहे थे यानी कि स्टाफिंग से रिलेटेड, उसी को आगे हम फॉरवर्ड करने वाले हैं। उसी वीडियो को आगे जो है हम कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं अभी तक स्टाफिंग में कौन कौन सा टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो हमने स्टाफिंग का जो है इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, मेजर रीजंस देखे थे जिसके कारण से स्टाफिंग जो है वो ज़रूरी है। उसके अलावा हमने नेचर ऑफ स्टाफिंग देख लिया और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देख लिया। ये जो हमने अभी जितने भी टॉपिक कहे हैं इसको हमने 2 वीडियोस में कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो प्लीज़ जा करके पहले वो वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे कैरी ऑन कीजिए ताकि आपको और अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एग्ज़ाम में आपका कितना वेटेज होगा, तो अगेन इसका जो है 6-7 मार्क्स का वेटेज आराम से रह सकता है। शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है कि जो आपका प्रोसेस है स्टाफिंग के प्रोसेस पे कुछ आप एक्सप्लेन कीजिए, छोटा सा पार्ट लिखिए, उसका जो है शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर एक पूरे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें स्टाफिंग का मतलब, उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका जो है उसके बारे में, और वहीं पर आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। पर एक और चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो साथ में बना हुआ छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जितने भी फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए, स्टाफिंग का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टाफिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और साथ ही साथ क्यों ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि स्टाफिंग में आप क्या करते हो, ह्यूमन जो आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं या जो करने वाले हैं, तो जो इंसान उसको करेगा उस इंसान को कैसे लाना है, उसको कैसे देखना है, कैसे अच्छी जॉब के लिए, परफेक्ट जॉब के लिए परफेक्ट बंदा ढूंढना है, या उस जो भी पोजीशन खाली है उस पर किस व्यक्ति को बैठाना है, ये सब चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं ताकि आपका जो आउटकम है वो अच्छे से अच्छा निकल के आ सके। अब बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की कि आपका स्टाफिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो देखिए, स्टाफिंग का मतलब क्या है, लोगों को लाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बट आप कैसे लेके आओगे, ऐसे अक्कड़ पकड़ बम्बे वो तू मुझे अच्छा लग रहा है तो तू आजा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो है दूसरा व्यक्ति भी आपको अच्छा लगा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आए, नहीं ऐसे नहीं लाओगे। ऑब्वियसली आप पहले देखोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितने लोग आपको अपने ऑफिस में चाहिए, कितने लोग आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। पहले आप इसका एनालाइज करोगे, इसका एस्टिमेशन लगाओगे कि कितना मैन पावर आपको रिक्वायर्ड है। मैन पावर यानी कितने लोगों का काम आपके पास है, कितना लोग आपको चाहिए उस काम को करने के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज असेस्ड। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप क्या देखोगे कि कितना मैन पावर आपको चाहिए। जैसे कि मैंने सोचा है कि इस साल मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा। अब मुझे जो है पता है ये 100 यूनिट्स बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए एक दिन में इतने व्यक्ति तो लगेंगे। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, एक एस्टिमेशन बनाऊंगी कि मुझे कितने लोगों की आवश्यकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हेयर 2 एस्पेक्ट्स नीड टू बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। अब जब आप ये चीज़ रिक्वायरमेंट कितनी है आपको, ये चीज़ आपको जब कैलकुलेट करोगे तो आप 2 चीज़ों को ध्यान में रखोगे। पहला कि कितने टाइप के किस टाइप के आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने नंबर्स के एम्प्लॉयज़ चाहिए। कैसे टाइप के और कितने टाइप के नंबर्स के क्या मतलब करता है। जैसे मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है जहाँ पे मैं लेदर फैक्ट्री बनाना चाह रही हूँ, लेदर फैक्ट्री से रिलेटेड काम करना चाह रही हूँ, या लेदर गारमेंट्स बनाना चाह रही हूँ, मैन्युफैक्चर करना चाह रही हूँ। तो उस चीज़ में मुझे कुछ लोग चाहिए होंगे जिनका स्किल हो, जैसे सिलाई में स्किल हो, जिनका स्किल हो कि लेदर को कैसे समझना है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है, उसका कटिंग कैसे करना है। कुछ मुझे चाहिए जो अकाउंटिंग लेवल के लोग हों, जिनको अकाउंटिंग समझ में आती हो। कुछ लोग मुझे चाहिए कि अगर मुझे एक्सपोर्ट का काम करना है तो एक्सपोर्ट के काम को कैसे हैंडल करते हैं, उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से देख सके। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कौन सी निकल के आ रही है, टाइप ऑफ वर्क, कि किस टाइप का वर्क है, हाथ का काम है आपका, जो है कंप्यूटर स्किल्स है, बाहर की नॉलेज आपको रखनी है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। भाई हमें एक्सपोर्ट का काम करना है तो एटलीस्ट हमें एज एन अकाउंटेंट हमें 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए होंगे ताकि एक सेल परचेज दोनों अलग अलग चीज़ों पे ध्यान रख सकें। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखोगे जब आप डिटरमाइन करोगे कि कितनी मैन पावर की आवश्यकता है। पहला कि किस टाइप के एम्प्लॉय, दूसरा उनमें कितने नंबर्स आपको चाहिए। अब मैन पावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स 2 टेक्निक इन एस्टिमेशन। देखिए, जब आप मैन पावर की प्लानिंग करोगे, उसको जो आप देखोगे उसका एस्टिमेशन, तो आप 2 तरीके से देख सकते हो, एक वर्कलोड एनालिसिस और एक वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस आपका क्या कहता है, देखिए, वुड अनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर्स ऑफ एन
types of human resources necessary for the performance of various job and accomplishment of organization objective. Workload analysis ensure that there is no burden and wastage of resources and work is completed on time. क्या बोला गया है? वर्कलोड एनालिसिस में आप क्या करते हो? वर्कलोड का ध्यान में रखते हो कि कितना काम आपका है, कितने जो है आपके पास कितना काम अवेलेबल है जिसको करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आपका जो भी बर्डन है किसी पे एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे। ऐसा नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा है और आपने एक ही व्यक्ति को ले आए तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा हो कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वर्कलोड को एनालिसिस करते हो कि कितना वर्कलोड है, कितना काम है, उसको ध्यान में रखते हुए। एंड वर्क फोर्स एनालिसिस यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिवील होता है द नंबर एंड टाइप ऑफ अवेलेबल टू द fact such as exercise would be revealed whether organization is unstaffed, overstaffed or optimally staffed. Workforce analysis is for the existence employees, it seems manpower employed and number of manpower to be employed. अब workforce analysis की पहली बात क्या है कि ये जो ऑलरेडी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टाफ डालना है, नहीं, पहले से ही स्टाफ उनके पास है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि कितने लोग वहाँ पे हैं, जो कितना वर्कफोर्स ऑलरेडी वहाँ पे है। वर्कफोर्स यानी कि जो काम कर रहे हैं, तो कितने लोग वहाँ पे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के जो है एनालिसिस करते हो। और इसी को ध्यान में देखते हुए आपको पता चलता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो अंडर स्टाफ है, ओवर स्टाफ है या फिर जो है ऑप्टिकल स्टाफ है। ओवर स्टाफ यानी कि जितना काम है, जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपके पास जो है लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई ओवर स्टाफ। बट जहाँ पे आपको कम लोग अवेलेबल है, काम ज़्यादा है, तो वो क्या हो गई, अंडर स्टाफ। और जहाँ पे आपको जितना काम चाहिए उतने ही लोग हैं, तो वो आपकी हो गई ऑप्टिमल स्टाफ। अब ये हुआ आपका पहला पॉइंट जहाँ पे आपने डिस्कस किया, जहाँ पे आपने एनालिसिस किया कि आपको कितने लोगों की आवश्यकता है। अब दूसरा प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ योर रिक्रूटमेंट, यानी कि लोगों को लाना, भर्ती करना। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन अ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आप सर्च करते हो लोगों को और बड़े नंबर पे करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक बंदा लाना है तो आप एक ही बंदा सर्च करोगे, पहले आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा नंबर्स में लोगों को देखते हो, फिर उसमें से एक चुनते हो। तो रिक्रूटमेंट में क्या है, जहाँ पे आप अपना ये प्रोसेस करते हो ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं, वो वैसे एम्प्लॉय, उस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉय को आप जो है सर्च करते हो और उनको जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने का प्रयास करते हो। उसके बाद आता है इट इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी कि रिक्रूटमेंट में ही आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। डिटरमाइनिंग द वेरियस सोर्स ऑफ सप्लाई, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लोग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं जाकर के देखूंगी कि मुझे ये लोग कहाँ से मिल सकते हैं। जो पोर्टल से मिल सकते हैं, ऑफ जो है ऑलरेडी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में है, जो ख़त्म होने वाला है जिनका कॉलेज, वहाँ मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटरमाइन करना कि कहाँ कहाँ से मुझे वो लोग मिल सकते हैं, कि कहाँ से मुझे इनकी सप्लाई मिल सकती है। वैल्यूएटिंग ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दीज सोर्सेज, और इन सोर्सेज की कितनी कितनी जो है वैलिडिटी है। ऐसा नहीं है कि आज मैं सर्च करने बैठी हूँ तो 4 साल बाद मैं उठाऊंगी, नहीं, ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी वैलिडिटी होती है कि इतने टाइम में ही आप उनको ले सकते हो। सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्सेज और सोर्सेज, यानी आपके पास जहाँ पे 10 से 15 सोर्सेज अवेलेबल है, 10 से 15 ऑप्शन है कि आप यहाँ से लोगों को उठा सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है हर जगह आप जा के बैठ जाओगे, नहीं, उनमें से ही कुछ सोर्सेज को आप देखोगे जो वहाँ से आप जो है जो आपके लिए सूटेबल है। जैसे आपको पता है कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट भी आप कर सकते हो, बट आपको ये भी पता है कि वहाँ जाना, इतने लोगों से मिलना, इतने बच्चों से मिलना, इतने स्टूडेंट से मिलना, या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए तो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, या फिर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कॉलेजेस में जाकर के प्लेसमेंट ड्राइव करो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल सोर्सेज है, ताकि आप जो है आगे उनको प्रोसीड कर सको। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी, अब जहाँ पे आपने देख लिया, अब वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप एप्लीकेशंस इनवाइट करोगे कि आप आइए, कैंडिडेट्स आइए, हमारे यहाँ वैकेंसीज है और आप हमारे पास जो है आकर के काम कीजिए, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट आपकी जो है 2 तरीके से हो सकती है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। देखो कई कंपनियां ऑलरेडी काम में होती हैं, तो आपने देखा होगा कई कंपनियां जब काम कर रही होती हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी स्टाफ होता है। अब जो व्यक्ति, अब सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी, सीनियर अकाउंटेंट के जो है वो भगवान को प्यारा हो गया, तो जो जूनियर उससे नीचे का अकाउंटेंट था, उसका असिस्टेंट था, उसको भी काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो वो भी चाह रहा था कि यार ये निकले
तो मैं थोड़ा ऊपर पोजीशन पे आऊँ। तो ये क्या है, ये है इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी कि जो व्यक्ति ऑलरेडी नीचे से काम कर रहा था उसको क्या किया, प्रमोशन दे दिया गया और उसकी जगह किसी और को ले आएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको जो है प्रमोशन मिल गया। और जो व्यक्ति बाहर से आएगा वो क्या हो गया, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सोर्स। ठीक है, अब देखो जो है इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इंटरनल कैसे कैसे हो सकते हैं, ट्रांसफ़र के थ्रू हो सकते हैं, यानी एक ब्रांच के व्यक्ति को दूसरे ब्रांच में भेज दिया तो ये क्या है, ट्रांसफ़र हुआ है, एक सिटी से दूसरी सिटी में चला गया, ट्रांसफ़र हुआ है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चला गया, ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, कोई नया व्यक्ति आपके पास नहीं आया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही गया है, तो ये क्या है, इंटरनल ट्रांसफर जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट। या फिर प्रमोशन हो गया या डिमोशन हो गया। प्रमोशन यानी अच्छी पोजीशन के आपका एक ऊपर हो चला गया, और डिमोशन यानी कि आप तो मतलब निहायत ही अमेजिंग इंसान हो, आपको सीनियर पोस्ट मिली हुई थी, आपने अच्छे से काम नहीं किया तो अब आपको जूनियर की पोस्ट दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डिमोशन हो गया। व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो आपकी होती है वहाँ पे जा सकते हो, कैंपस रिक्रूटमेंट, डिप्यूटेशन हो सकता है, एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन हो सकती है कि मेरे फलाने चाचा भतीजा के, इसका बेटा का, उसका बेटा का, उसका नाती है, उसको तुम ले लो। तो ये क्या है, एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन के थ्रू हो गया। लेबर यूनियंस हो गए, गेट हायरिंग हो गई, अनसॉलिकेटेड एप्लीकेशन हो गए, जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, और वॉक इन इंटरव्यूज़। तो ये सारे तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हो। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ योर सिलेक्शन। अब आपके पास इतने लोग आ गए हैं, आपके पास पोस्ट एक है, आपके पास 5 एप्लीकेशंस आई हैं। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ दोस्त जो कि आपके लिए बेटर होगा, जो कि आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको सूट करेगा। तो अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, बेटर एप्लीकेशंस आर सिलेक्टेड आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ देम। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड द नेचर ऑफ वर्क मस्ट बी मैच। यानी कि जहाँ पे आपके पास बहुत सारे नंबर्स में लोग आ गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको उनमें से एक को चूज़ करना है, और आपको ये भी देखना है कि उस एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन दी है उसकी जो एबिलिटी है वो आपके जो काम है उसके साथ मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको अकाउंटेंट चाहिए, आ रहा है कोई आईआईटी का स्क्रू ड्राइवर बेचारा जो मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से वो आपकी एबिलिटी, उसकी एबिलिटी जो है आपके वर्क से मैच नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि वो उसकी एबिलिटी ख़राब है, नहीं, पर उसकी जो एबिलिटी है वो किसी और वर्क के लिए बनी हुई है, किसी और काम के लिए उसने जो है अपने आप को डेवलप किया है। इट मीन्स दैट राइट मैन शुड बी selected for the right job. This will lead for better performance on all fronts, quality, quantity, time, cost जैसे इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि क्या बोला गया है कि अगर सही व्यक्ति को ही आपको क्या करना है, उसकी सही व्यक्ति को ही चूज़ करना है ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी तरीके से यूज़ हो सके और वो अच्छी तरीके से काम कर सके। अब इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन जब आपको करनी होती है तो क्या किया होगा कि आप लोगों को बुलाओगे। जब अगर आप लोग कॉलेज में हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे देती हूँ। हम डीयू से पढ़े हुए थे, तो डीयू में जो है कैंपस प्लेसमेंट सेल्स बनती है, तो वहाँ पे ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उनका भी अलग से जो है प्लेसमेंट होता है। अलग अलग कॉलेज भी कुछ करते हैं जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेज हैं, बट उनके अलावा जो छुटके मुटके कॉलेज हैं उनको अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छे से नहीं मिल पाती। तो उनके लिए क्या है कि कैंपस पूरा जो आपका डीयू है उसका फुल ऑन फर्स्ट जो है इंक्लूड मर्ज करके भी एक प्लेसमेंट सेल बना होता है जो कंपनीज बुलाते हैं। उसमें आप देखो, जैसे कि आप जाओगे ना, पहले वो स्क्रीनिंग करेंगे कि हमारी कंपनी ऐसी थी, वैसी थी, फलानी थी, ढिलकानी थी, ओरिएंटेशन करके वो आपको बताएंगे कि ऐसा वैसा था। तो वो आपका क्या करेंगे, वहीं पे आपका टेस्ट लेंगे, छोटा सा टेस्ट लेंगे, हो सकता है एक क्वेश्चनेयर बना करके दे दे। फिर उसके बाद आपका वहीं पे इंटरव्यू भी ले लेते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, और उस टाइप से अभी आपका जो है सिलेक्शन किया जाता है कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर की कितना कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा एज एन एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली इंक्लूड होती है सिलेक्शन में। नाउ कम टू प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, पुटिंग द सिलेक्टेड मैन एट द राइट प्लेस। अब आपने लोगों को तो चुन लिया, अब उसको किस जगह पे, किस टाइमिंग पे क्या है सेट करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ओरिएंटेशन में आपको बताना पड़ता है कि उस व्यक्ति का क्या काम है, उसकी जॉब क्या है, उसको क्या कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको निभानी पड़ेगी, ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। नाउ कम टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो, हर व्यक्ति जो है
आउटडेटेड होता रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगी तो आपको अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा तो स्क्रीनिंग है नहीं कि गूगल तो भरा नहीं हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो वो अपने आप उसमें फीड हो गई। तो ऑब्वियसली अगर आप पुराने टाइम से काम कर रहे हो, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जीएसटी का। 2017 में जब जीएसटी आया तो उससे पहले लोगों को नहीं पता था कि जीएसटी को कैसे यूज़ करते हैं। तो जो अकाउंटेंट ऑलरेडी वर्क कर रहे थे वैट में, सर्विस टैक्स में, सीएसटी में, तो जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे थे एज एन अकाउंटेंट, उन लोगों को ये चीज़ अब सीखनी पड़ी। तो कई कंपनीज़ ने क्या किया, ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रेनिंग उनको देने के लिए, न्यू स्किल्स उनको प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाई गई उनकी कि अब देखो ये जीएसटी है, ऐसे इसको यूज़ करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे इसके अकाउंटिंग करनी है। तो जैसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं उनको जो है उनके जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू उससे नॉलेज देनी पड़ती है। या फिर अगर आप नया नवेला बच्चा उठा करके कॉलेज से लेकर के आ गए हो जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो आप कॉल सेंटर के लिए गए थे, आप कॉल सेंटर की वैकेंसी आपने निकाली, कोई ऐसा बच्चा आया जो अभी कॉलेज छोड़ के ही आया था, तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हमारा काम ऐसा है और इस काम को ऐसे करना है। तो वो ट्रेनिंग भी आप देते हो टू फ्रेशर्स ताकि फ्रेशर्स को पता चल सके कि उनको काम कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड होती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि एट दिस स्टेप द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इज जज एंड फॉर दैट हीज एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द वर्क असाइन टू हिम। यानी आप देखते हो कि जो काम उसको दिया गया था तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस हुई है उसको एनालिसिस करते हो, उसने जो एक्चुअल काम किया है उसको कंपेयर करते हो कि क्या इसने सही काम किया है या नहीं। अगर सही काम किया होता है तो उसको फिर क्या मिलता है, नेक्स्ट स्टेप में प्रमोशन मिलता है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाता है, परफॉर्मेंस कैसी है, एंड इन नेक्स्ट स्टेप प्रमोशन उसको दिया जाता है। It is the process through which employee get better salary, status, position, more responsibility, etc. यानी कि जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टेटस मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, बट एक और चीज़ मिलेगी वो होगा लॉट्स ऑफ वर्क, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम इसलिए आपको बता सकते हैं कि इतना काम मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट इज योर कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फेयर सैलरी और वेजेस स्ट्रक्चर एंड शुड गिव इंसेंटिव टू दोज हु डिजर्व इट। यानी कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए जो आप काम कर रहे हो उसके लिए फेयर सैलरी आपको मिले, वेजेस आपको मिले, स्ट्रक्चर वेजेस का अच्छा हो, और जो अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ध्यान में रखा जाए, और इंसेंटिव्स आपको मिले अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। दिस मीन्स दैट जॉब मस्ट बी इवेल्युएटेड एंड रैंक्ड इन अ मैनर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर सेपरेशन यानी अब जो आया है वो जाएगा भी, हर व्यक्ति अनंत काल तक आपके साथ नहीं रहेगा, ये बात जो है सत्य है और आपको जितनी जल्दी हो सके इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जो आया है वो कल को जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो जो है मरने तक रहेगा ही रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में होता होगा बट नॉर्मली दूसरी जॉब्स में ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इट मीन्स सेपरेशन द एम्प्लॉय फ्रॉम देयर जॉब, यानी कि जो लोग आए हैं उनको सेपरेट होने तक का ये एक पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे निकल के ख़त्म हो जाता है। दिस टेक प्लेस इन 4 वेज थ्रू रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट और डेथ। यानी कि यहाँ पे 4 चीज़ों की वजह से आपका सेपरेशन हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला आपका रिटायरमेंट हो सकता है, दूसरा टर्मिनेशन। रिटायरमेंट यानी कि एक एज लिमिट तय कर रखी है कि इस टाइम के बाद आप काम नहीं करोगे तो रिटायरमेंट हो गया, टर्मिनेट कर दिया, कंपनी ने ही आपको निकाल दिया। रिट्रेंचमेंट हो गया आपका, या फिर आपकी डेथ हो गई है। तो इनके थ्रू आपका जो है सेपरेशन हो सकता है आपकी कंपनी से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्टाफिंग का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ ख़राब रही होगी, ऑफ कोर्स रही होगी, मैं मानती हूँ, तो कृपया करके आप उसको अनदेखा कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस नहीं दे रही हूँ। तो शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।